हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लोग हाल में ही सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ है ना। सीजी टेट में हम लोग स्पेशली आज जो देखने वाले हैं सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ चीज़ें आपको हम लोग बार बार रिकॉल भी करवाते हैं। तो सीजी टेट में जो एक पेपर 2 होता है जो कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए अलग से वर्गीकृत किया गया है ना। वहाँ पर हम लोग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आज जो हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं वो मैथ्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और ये सवाल कैसा था तो ये मैं बता दूं कि थोड़ा सा टफ था, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इसमें ज़्यादातर बायो बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अब बात ये है कि इसमें जो लेवल दिया था वो हमारा जो मेंसुरेशन या हम लोग बोले कि क्षेत्र मिति वाली जो पोर्शन है लगभग दोस्तों 10 से 11 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र मिति से था। इसीलिए बोलते हैं कि यार गणित को आपको अगर आपने इग्नोर किया तो आपको इग्नोर ही कर देगा। तो आइए हम लोग जो 23 जून को जो पेपर हुआ है इसके बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं। ये व्यापम द्वारा आयोजित था। मतलब मेरा बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आने वाले तमाम व्यापम के परीक्षा में इसी तरीके से क्वेश्चनों का स्तर रहेगा। चाहे आप हॉस्टल वार्डन दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, राजस्व निरीक्षक दे रहे हैं, या जो भी पेपर होने वाले हैं जिसमें मैथ्स होगा, खासकर शिक्षक भर्ती वाले ध्यान देंगे। तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा है कि गणित को आप अगर थोड़ा सा हल्का महसूस करवा रहे हैं तो ये गलत बात है, आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि थोड़ा सा गणित नहीं बनता और क्विट कर देते हैं, जबकि इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल आज सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन आप मार्केट में देखे होंगे, लेकिन हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा। पूरा सवाल करेंगे, हर वर्ग के विद्यार्थियों को समझ आएगा। तो चलिए आज की हम शुरुआत कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको समझ आएगा। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूं कि आपके लिए सबसे पहले हम एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों इजी क्वेश्चन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम इजी क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक वाला लेते हैं। चलिए 1 मिनट हमें आप समय दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन मैं 98 वाले को ले रहा हूं। पहले आपको इधर स्क्रीन में दिखाई देगा, ठीक है, यहां पर स्क्रीन में दिखाई देगा, ये रहा, ठीक है। मैं एक बार और क्वेश्चन को लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा है, 2 के घात 2 लिखा है, सिमिलरली 4 के घात 2 लिखा है और 6 के घात 2 लिखा है। सेम और हमें 20 का वर्ग दे दिया है और इसका योगफल ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये वर्ग लगा है, मतलब ये प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योगफल निकालना है। आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पर तो क्या लिख दिया है 2, 4, 6, मतलब सम संख्याओं का। हालांकि किसी किसी में डायरेक्ट फार्मूला दिया है, लेकिन नहीं। आप क्या करिएगा, 2 को बाहर निकालिएगा। तो 2 को बाहर निकालेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आपके सामने आ जाएगा। और ये 2 दूने 4, मतलब मैं 4 को बाहर निकाला हूँ तो ये 20 है। तो याद रखना ये जब जाएगा तो 2 के हिसाब से निकालेंगे तो दोस्तों 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 दूनी कितना हो गया 20। क्या ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल है? मेरे कई सारे वीडियो बने हुए हैं जिसमें आप धमाकेदार काम कर सकते हैं। तो 2 दूने 4 हो गया। आप लास्ट नंबर को देखिएगा, 10 है तो 10 लिखिएगा, 10 का आगे वाला नंबर 11, दोनों को जोड़िएगा 21 और नीचे में 6। तो जी हाँ, बस इतना करना था आपको। 2 से कटाएंगे तो 5 होगा और ये 3 से कटाएंगे 7, 7 पंच 35 और 35 और 11 को गुणा करेंगे 385 और ये हो गया 4। आइए गुणा करके देख लेते हैं कौन सा आंसर मौजूद होगा। 5 चौके 20 हो गया, हासिल 2 हो गया। 8 चौके 32, 32 और 2 34 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया। 4 तिया 12, 12 और 3 15। जी हाँ, 1540 आपका उत्तर होगा दोस्तों। 1540 यहाँ पर आपका उत्तर होगा। ये देखिए डी नंबर 1540। तो आपको ध्यान से सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि जो सवाल दिए रहेंगे उसको आप किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। ये एक्चुअल में बहुपद का सवाल है। ये जनरली जो है भाग देने की आपकी एक आदत होनी चाहिए। आइए एक बार हम आराम से भाग देंगे। 1 धन 2x हम लोग को किसको विभाजित करना है, 2 है अपने पास, 7x है,
7x स्क्वायर है, ये सबसे बना होगा लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग भाग देते हैं। सबसे पहला इसका जो रूल होता है वो रूल ये बोलता है कि इन दोनों में ये जो नंबर दिखा है आप कौन से संख्या का गुणा करें कि ये पहला जो नंबर डिजिट है वो प्राप्त हो। यहां पर कितना दिख रहा है 2, मतलब एक में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2, लेकिन ये दोनों के साथ होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम पहले 2 से गुणा करेंगे। अब 2 दूने कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 2 एक कम कितना 2। अब हम इसको घटा देंगे तो ये माइनस और माइनस दोनों ठीक है, चलिए सॉरी। देखिए तो अब बात यही है कि 2 में कट गया, 7 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 3x। बस एक और डिजिट को नीचे उतारिए हूबहू, तो 7x का वर्ग। अब आपका काम फिर से यहां पर देखिए, ये 3x को मैच करना है, पहले नंबर को मैच करना है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। तो अब देखिए 3x की बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल है कि जनाब यहाँ पर 3 है, मतलब मैं 3x से गुणा करूंगा, मतलब मैं चेक करूंगा कि ये मिल रहा है कि नहीं। 3x को गुणा करिए, चलिए यहाँ पर तो हो जाएगा 3x और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, x का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस माइनस घटाना है, जैसे घटाते हैं भाग देते हैं। 7 में 6 घटाएंगे तो x का वर्ग। एक बार हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या 2x धन 3x कहीं पर मौजूद है क्या। अगर होगा तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, आप चेक करिए 2 धन 3x, 2 धन 3x, ये देखिए 2 धन 3x, 2 धन 3x, ये 2 धन 3x मौजूद है। एक बार और बना सकते हैं, लेकिन ये सी आंसर आपका हो जाएगा, सी बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन एक बार पूरा कंप्लीट बना लेते हैं। चलिए अब x स्क्वायर हो गया, अब यहां पर क्या बचा है हूबहू उतारिए तो 2x की घात 3 हो गया। अब बताइए, आपको सिर्फ पहले वाले नंबर से मतलब है, बाकी चीजें हम बाद में देख लेंगे। तो क्या इसमें हम x है तो x का स्क्वायर गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x का वर्ग। अब फिर से इसको गुणा करें तो x का वर्ग गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और उसको गुणा करेंगे तो ऑलरेडी ये मौजूद हो गया 2x की घात 3। सर जी 2x और x के वर्ग, x के घात टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, तो x के घात 3 हो गया। अब माइनस करेंगे तो फुल्ली कट जाएगा, मतलब ये मेरा उत्तर सही हो जाएगा। सी आंसर चेक कर लीजिएगा, एकदम हंसते गाते आपका उत्तर। ठीक है, तो चलिए सभी सवालों को हम वैसे ही करेंगे, आराम से समझेंगे। आने वाले तमाम व्यापम के जो पेपर होने वाले हैं इसी कैटेगरी के रहेंगे, इसलिए अप्रोच समझिएगा, अभी शुरुआत है। अभी बहुत जटिल जटिल सवालों को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखाऊंगा। चलिए तो ये हो गया होगा। अब उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत पसंद आया होगा, पर हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल को समझते हुए बढ़ेंगे भाई, है ना। चलिए ये हम आ गए, क्लियर कर दिए। देखिए एक क्वेश्चन हो गया, अब बनाते हैं 97। 97 दिखने में लग रहा है ये आपके बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन में से एक है। घातांक करनी में लगभग यही सवाल हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इस समय चेंज किया है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि यार थोड़ा चेंज करेगा, तैयार रहो, हर सवाल के लिए तैयार रहना होगा। आइए सवाल को मैं पहले लिख रहा हूँ, देखिएगा। ये 9 के घात n है, एक बार प्रॉपर क्वेश्चन हो जाए और आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 27 और n। आप आराम से सभी दोस्त देखेंगे इस वीडियो को। देखिए कभी कभी गणित एक बार में समझ नहीं आता है, ये आपको भी पता होना चाहिए, तो बात बस उतनी सी है। तो देखिए अब हल करेंगे। चलिए सबसे पहला इंटेंशन घातांक करने में सबसे पहला आधार को समान करने का, क्योंकि आधार को समान करेंगे तो घातांक के कई रूल लागू हो जाएंगे, और जब रूल लागू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम में समझ आएगा कि ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, जस्ट मल्टीप्लाई होगा तो जुड़ते जाएगा। घातांक का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए फिलहाल बनाना चालू करते हैं। आइए तो ये 9n को मैं लिख सकता हूँ 3 के घात 2n। सर जी 9 को लिख सकते हैं 3 के घात 2 और n पहले से मौजूद है। 3 को वैसे ही रहने दीजिए जैसा है, जो जैसा है उसको 3 को और नहीं तोड़ना है। टूटे हुए लोगों को तोड़ने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टूटे हुए हैं, तो उसको और तोड़ के खत्म नहीं करना है। अब 27 को सर कर लेंगे 3 के घात 3, तो क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब घात में 3 रखना जरूरी है, तो ये 3n। और सर जी नीचे में क्या होगा 3m, और ये हो जाएगा 2 के घात 3।
आराम से अब 27 को क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो 3 के घात 3 लिखेंगे और इसको जब मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो 100% इसको शिफ्ट करेंगे तो 3 के घात -3 हो जाएगा। क्या बात सही है? अब दोस्तों यहां से हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो इन दोनों नंबरों को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए फिलहाल इसको हल करते हैं। तो इतने को आप हल करेंगे, 1 मिनट में दूसरे कलर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं और समझ आएगा। इतने को पहले हल करते हैं और ये नंबर इधर ट्रांसफर करते हैं, तो 3 के घात 3 है तो 3 हो गया। सर जी 2n और n 3n हो जाएगा। सर जी यहाँ पर 2 है तो ये 2 कर दो, चलो ठीक है, और -3 के घात 3n हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इधर आइए, इसको गुणा कर देते हैं तो ये दोनों उधर चले जाएंगे तो 3 के घात 3m और ये देखिए माइनस है तो ये -3 कर देते हैं और गुणित 2 3। थोड़ा सा स्मार्टली किया हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई मामला। अब अगर आप उभयनिष्ठ निकालें, ये क्लास में कराता भी हूँ, तो उभयनिष्ठ निकालेंगे तो ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा तो 3 के घात 3n हो जाएगा और यहाँ पर आप देखिएगा क्या बच जाएगा, 3 के घात 2 और -1। सिमिलरली ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3m -3 गुणित 2 के घात कितना 3। आप देख सकते हैं 3 तिया 9, 9 में 1 घटाएंगे 8 और 2 के घात 3, तो ये सब 8 8 हो जाएगा, खत्म। बस यहीं पर आपको स्पीड मेंटेन कर लेना चाहिए। सर आधार समान है तो घात क्या हो जाते हैं, बराबर। मैं बस यहीं पर बना दे रहा हूं, बाकी चीज आपको उत्तर आ चुका है। तो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा, ये देखो 3m माइनस हो जाएगा, ये देखो ये -3 है तो ये हो जाएगा +3, या हम बाद में हल कर लेंगे तो इसको -3 ही रख दो, -3। सर जी ये 3m को कहाँ ले गए, इधर ले गए और -3 बच गया। तो चलिए अब हम इसको हल करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा n -m और इधर भी है -3, 3 3 खत्म, 1 बचा है तो n -1 बराबर -1। ऑप्शन चेक करिए या कोई वैल्यूज को आगे पीछे देखिए क्या कौन सा हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको पूछा है m -n, m -n, तो m -m ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, आप उधर m को उधर ले जाओ, n को इधर ले जाओ, -1 आ जाएगा, मतलब m -n बराबर 1 आएगा। जी हाँ, पहला वाला उत्तर आपका मौजूद है, बिल्कुल सटीक उत्तर ए आएगा। तो ध्यान से इसको देखना है। आप बोलोगे सर इतना लंबा कैलकुलेशन, नहीं, प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस जिसका हुआ वो बना पाएगा। और यार इतने सारे लोगों में बहुत सारे को छठिन करना है तो कुछ तबके के सवाल तो देंगे ना, हर सवाल इजी थोड़ी दे देगा यार। ठीक है, छठिन करना है, लाखों लोगों में फॉर्म डलाया जाता है और कुछ चंद लोगों को ये योग्यता में या फिर मेरिट बेस पे बनाते हैं, तो यार ऑफकोर्स सामने वाला समझ जाएगा कि मामला क्या है। तो चलिए इस तरीके से आप इसको समझे होंगे। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अलग और करते हैं नए सवालों की तरफ। तो ये 3 सवाल ऊपर का हो गया है, हम अब अलग सवाल पे आते हैं, देखते चलिएगा पूरा 1 बाई 1 सवाल। अब इसको ना मैंने देखा है यूट्यूब पे और बहुत सारे हमारे दोस्त जो है इसको PDF में बना के भेजे हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको लगेगा यार इतना आसान कैसे बना दिया किसी ने। चेक करिए जरा, सवाल को चेक करेंगे हमारे सभी दोस्त। 99 नंबर क्वेश्चन, 99 एकदम तबाही क्वेश्चन है। देखिएगा हमारा अप्रोच क्या होगा। नाउ इफ आई हैव अ क्वेश्चन 2x + 3y लिखा है ना, और बराबर कितना लिखा है, 8 लिखा है जी, और इसके अलावा सर एक और वैल्यू दे दिया, x y बराबर कितना दे दिया, 2। अब यार मुझे बताइए, यहाँ पर बोला है कि सर 8x के घात 3 और 27y के घात 3 का मान ज्ञात करो। पता है आपको लोग क्या कर दिए हैं, आप जाके देखना, मैं किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा यार। घात में 3 लगा दिए हैं। अब घात में 3, आधे से ज़्यादा हमारे नॉन मैथ्स स्टूडेंट को इसका फार्मूला नहीं है। आप में से भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको अभी याद नहीं आ रहा होगा, तो एग्जाम में हाल में कैसे याद आएगा आप बताओ। तो जस्ट अभी टेक्निक, और मैं टेक्निक के बारे में जब भी चर्चा करूंगा तो समझ जाना ये अप्रोच आपको आगे ले जाएगा। और इसी के लिए आप हमारे चैनल पे भी आते हैं कि सर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिसको देख के हम उत्तर बना सकते हैं। और जब आप आए हैं तो हमारा हक है आपको उत्तर बताना, लाजमी है। आइए देखिएगा, उत्तर खत्म हो जाएगा। आप क्या करिएगा, जब भी ऐसे सवाल आएंगे है ना, थोड़ी सी खांसी है तो सॉरी, बट ठीक है, करते हैं, आपके लिए तो सब जायज है यार। तो आप बताइए x और y की जगह मैं क्या मान रखूंगा कि हमको 8 मिल जाए यार। ठीक है सर जी,
एक से वाई का क्या गुणनफल हो कि 2 हो जाए। तो आप एकदम ईमानदारी से बताइए, अगर ठीक ठाक देख पा रहे हैं तो आप एक्स और वाई को मैं मान रख के आपको ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं, आप एक्स वाई का मान क्या रखेंगे। बस मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ आइए देखिए, अगर वाई देखो तो ये 3 है ना, ये 3 है। अब 3 में 2 को करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 में कितना जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तभी 8 आएगा। मतलब x बराबर यदि मैं 1 रख लेता हूं और y बराबर 2 रख लेता हूं, और बोलोगे सर आप कैसे टेक्निक लगाए, आप भी लगा सकते हो, क्योंकि 8 से ऐसा वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों का सम अप 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं लगा पाओगे, आप बाहर के लोग थोड़ी ना हो भाई, लगा तो सकते हो, लेकिन वहां पर प्रैक्टिस का खेल होता है। बोलोगे सर हाँ अब सही है, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 जोड़ेंगे तो 8। अब दोनों को गुणा करके देख लो, तो 1 गुणित 2 करेंगे तो अल्टीमेटली नाउ हैव ए 2। मतलब फिर से वही जलवा। तो बोलोगे सर इसका उत्तर ये और कोचिंग वाले कराते हैं साहब, ये अप्रोच सही नहीं है, अप्रोच बदलेंगे। तो सर आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, इधर देखिए 8 x के घात 3, और ये जरा देखिएगा 27 और y के घात कितना 3। तो 8 में अब 1 करेंगे तो 8 और 1 के घात कुछ भी कर लो 1 आएगा। ठीक है साहब, आइए 27 है। अब 27 में y का मान कितना मान लियो 2, तो 2 के घात 3 करेंगे तो 8, 8 1 कम 8 हो गया, 8 7 56, मतलब गुणा कर लो, 8 7 56 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 और कितना हो जाएगा देखो 8 7 56, 6 5 हो गया, 8 दूनी 16 21 हो जाएगा, और 8 और 216 को जोड़ेंगे तो 224 आएगा। मात्र और मात्र अगर बढ़िया दिमाग लगाए हो तो तुरंत आ जाएगा। कहाँ गया 224, सी आंसर है इसका, चेक करें। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका हक है, और बहुत उम्दा किस्म का बना सकते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, इसको आधे से ज़्यादा स्टूडेंट लोग इतना टाइम लगाए होंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आपसे बात जब होगी तो सिर्फ अप्रोच और कुछ मैथोलॉजी, कभी कभी ऑप्शन से भी बनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए एक एक चीज़ सीखना है बस, तो नोट करिए। हम लोग और आगे आते हैं। मैं सवाल आपके लिए, देखिए ये गुणोत्तर माध्य का सवाल है, ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन बनाएंगे अपन जबरदस्त तरीके से। आइए देखते चलिएगा। ये 100वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी का है। ये हमारे 11th क्लास में, जो हमारी 11th क्लास होती है उसमें इसका ज़्यादा डिटेलिंग दिया है, हालांकि 10th में भी कुछ हद तक है, लेकिन ज़्यादातर 11वीं और इसमें 11वीं क्लास में ज़्यादातर दिया हुआ है ये मैथ्स वाले में, राइट। चलिए फिलहाल हम लोग और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए मैं पहले लिख रहा हूं ना, 1/2, 3/4, 7/8, 15/16, ये डॉट डॉट n तक का मान पूछा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसको ना पहले तो ब्रेक करो। ब्रेक करने का मतलब इसमें डायरेक्ट गुणोत्तर श्रेणी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर जब तक इसकी कॉमन डिफरेंस ना हो न लगाएंगे। गुणोत्तर माध्य, ये गुणोत्तर श्रेणी जो होता है आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसको क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा नहीं। अच्छा 1/2 को मैं लिख सकता हूं 1/2 सर जी, प्लस सर जी 3/4 को मैं लिख सकता हूं 1/4। आप देखते चलिएगा, मैं क्या ऐसा ब्रेक कर सकता हूं क्या, आप मुझे बताइएगा जरा, और बिल्कुल इस चीज़ से सहमत आप भी हो जाएंगे। हाँ सर ये तो आपने सही कहा, n तक जाएंगे। चेक करिए क्या सही है। तो 1/2, 1/4, इधर 1/1/8 ये हो गया है ना। अब आप 1 1 1 1 को जोड़ लेंगे, लेकिन कहाँ तक चलेंगे, n तक, तो ये हो जाएगा n। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा n। अब माइनस है, माइनस में ये सब आएंगे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो ये डॉट डॉट n तक चलेंगे, राइट है ना। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर जो चल रहा है ये गुणोत्तर माध्य का सीरीज है। गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य जो सीरीज होता है प्रोग्रेशंस, वो उससे बिल्कुल हटके है। इसको बटा में किया जाता है, इसका डिफरेंस आपने पता होगा शायद तक, मुझे लगता है कि यहाँ पर दूसरा पद होता है, दूसरा पद में पहला पद को घटाया जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली है, जिसको मैथ्स नहीं पता वो थोड़ा सा इसको इग्नोर करेगा, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको आपको समझाने के प्रयास में डायरेक्ट आ रहा हूँ। गुणोत्तर माध्य है, ये जरूर याद रखिएगा। आइए इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं यार, है ना। तो n हो जाएगा, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a और r के घात n -1 और r -1, ये होता है फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी का।
योगफल का फार्मूला यही होता है, इसी से बनाना है। लेकिन अब बहुत लोग छोड़ के आए होंगे तो क्या करें, ए का मान प्रथम पद कितना हो जाएगा 1/2, तो सर जी 1/2, ठीक है। आर का मान क्या होगा, वही ये जो डी लिखा हूं यही आर के बारे में चर्चा कर रहा है, तो इसका भी मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आइए 1/2 के घात n और -1 और नीचे में हो जाएगा 1/2 -1। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहां पर ऋणात्मक मिलेगा 1/2 में, मतलब 1 में आधा घटाएंगे तो आधा तो बचता है, लेकिन बड़ी संख्या में है ऋण, तो 1/2 को यहां पर हल करेंगे तो -1/2 आएगा। दोनों को मैं काट दूंगा तो बचेगा, मैं ध्यान से माइनस आएगा, तो ये दोनों को मैं काटूंगा लेकिन सिर्फ -1 बच जाएगा। -1 को अगर ऊपर शिफ्ट करता हूं तो जस्ट विल बी चेंज, दिस इज नाउ, तो आपको n लिख लेना है, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो 1 - 1/2 के घात n, या हम 2 के घात n लिख सकते हैं, इट प्रॉपर राइट ना हुआ ना। चलिए अब इसको एक तरफ पक्षांतर कर दे, तो अब इसको आप लोग देखो n लिख दिए, अब एक तरफ पक्षांतर कर दो यार, या उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा बस चेंज कर, n एक इधर आके -1 माइनस इधर आके प्लस, और 1/2n करवा लो साहब, या फिर n -1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के घात -n, बस जी हाँ। तो ये आपके डी वाले ऑप्शन में है, चेक करिए डी उत्तर होगा। तो इसका एक तरीका और भी है, इतना लंबा हल करेंगे तो यार पेपर कब दोगे या कब निकालोगे, इसीलिए मैं बोलता हूं मल्टी अप्रोच विल बी फाइन, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार जब तक सवालों के इन चीजों को आप नहीं समझेंगे तो जल्दी बना नहीं पाएंगे। आइए मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं जबरदस्त इसी सवाल का, लेकिन आपको ऐसा बनाना चाहिए था, यह जरूर ध्यान रखिएगा। आइए सवालों पर चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को समझना यह था कि जैसे यहां पर दिया है दिस नंबर आर प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है सर, मतलब यह है कि आप इन किन्हीं भी पदों को जोड़ते हैं तो वो उत्तर यहां भी आना चाहिए, ऑप्शन में यहां भी आना चाहिए। तो मैं चेक कैसे करूंगा, मान लो कोई भी 2 पद को ले लेता हूं, तो मान लीजिए 1/2 को ले लिया और 3/4, ये 2 पद है सर जी, n बराबर कितना मान लिए, तो 2 पद को तो जोड़ देंगे इसको, तो ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 2, भाई यहाँ से करेंगे तो 2 और ये 3, मतलब 5 कितना आ गया 4, मतलब मैं उन 2 पदों को जोड़ा हूं तो योगफल 5/4 आ रहा है, मतलब मैं ऐसा किसी भी n में 2 रखूंगा तो मेरा उत्तर 5/4 आना चाहिए। तो सर आपने उत्तर अभी क्या लिया डी, तो डी में मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूं, डी में चेक कर रहा हूं 2, और ये n बराबर कितना ले रहा हूं ध्यान से 2, तो ये 2 सर जी। चलिए और n बराबर 2 -1 हल करते हैं, बस मुझे 5/4 मिल जाए, तो 2 इसको गुणा करूंगा या हल करूंगा तो नीचे में आ जाएगा 2 2 4 और धन 2 -1। अब देखिए ध्यान से 1/4, 2 में 1 घटाएंगे साहब कितना आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 कितना 5, 5/4, मतलब 100% मेरा डी उत्तर होगा, क्योंकि दोनों में, या आप 3 ले लो, तो 3 ले लोगे तो क्या करना, इन तीनों को जोड़ के देख लेना और n की जगह 3, तो इसका भी उत्तर वही आएगा। तो समीकरण को बैलेंस करना जिसने सीखा उत्तर प्राप्त किया, बात खत्म, इतनी सी कहानी है। तो दोनों रूल बताया हूं, बेसिक और अप्रोच, राइट। चलिए सवाल और चलते हैं, नोट करते चलिएगा। आज सवाल तिगड़मबाजी आया है, टेट वालों का थोड़ा हालत खराब हुआ होगा, क्योंकि वर्ग 2 में, मतलब वर्ग 2 का जो कैटेगरी है 6वीं से 8वीं वाले, वाकई थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिए थे, एकदम इजी लेवल के सवाल नहीं थे। तो आप तो लेके चलिए कि यार बहुत कम लोगों ने इस सवालों को बनाया होगा या फिर उसको अटेम्प्ट किया होगा, राइट। आइए सवालों के सिलसिले में एक बार और चलते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट। चलिए अच्छा ये सवाल देखिए, इसको मैं कई बार बोला हूं। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है और 1 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो सुरेश का वर्तमान, नहीं सवाल छिप गया है, स्कैन थोड़ा सा गलत हुआ है। इंग्लिश में देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं सवाल क्या है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ रमेश एंड सुरेश इज 4:5 आफ्टर 12 ईयर, दिस रेशियो, हाँ 12 साल बाद, तभी तो मैं बोलूँ सवाल कैसे गलत दिया है। इसको तो आप बहुत लोगों ने ओरल किया होगा, मैं एक बार बेसिक बता देता हूं, लेकिन मेरे स्टूडेंट लोग इसको ओरल करके आते हैं। इसकी कहानी है, कहानी कैसे है ओरल करने का, आओ मैं समझा देता हूं। फिलहाल जैसे रमेश और सुरेश की प्रेजेंट ईयर मार लेंगे 4x और इसका मान लेंगे 5x, 12 वर्ष बाद तो +12 करेंगे और 5/6 करेंगे,
तिर्यक गुणा करेंगे 1 का मान 12 आएगा। सर जी आपका क्या कब पूछा है जरा बताएंगे? सुरेश साहब का। तो सुरेश का जो एज है वो अगर हम लोग याद कर रहे हैं तो सुरेश भाई का देखिए यहाँ पर ऊपर वाला रमेश का है वैल्यू और नीचे वाला किसका है? सुरेश। सुरेश का 5x है तो 5 गुणित 12 करेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा? 60 वर्ष। विल बी आंसर इट डी? अरे नहीं करेंगे, ये मैं एक और नया मेथड सिखाया हूं, याद करो। जब भी ऐसे दिया रहता है तो कैसे करना? देखो अनुपात लिखो 4:5, ये प्रेजेंट एज है, ये रमेश भाई साहब का, ये सुरेश भाई साहब का। मैं ऊपर को मिटा देता हूं ताकि आपको मैं एकदम जल्दी उत्तर बता पाऊं। अब आइए फिर से क्या दिया है देखिएगा, 5 अनुपात कितना? 6। अब दोनों के बीच आपको देखना है ए अंतर, 4 और 5 के बीच अंतर 1 का, 5 और 6 के बीच अंतर 1 का, दोनों में 1 का अंतर तो कितना साल लिया है? 12 साल लिया है, 12 वर्ष बाद। अरे वाह, तो एक का मान कितना? 12। सुरेश का चाहिए तो 12 पंछे 60। नॉट एक्स हल करेंगे, डायरेक्ट हल करने का बेस्ट तरीका। और मैं बहुत लोग जानते हैं एज और अनुपात में इस कॉन्सेप्ट को मैं इतने बार बताया हूं, आप आज भी मेरे पुराने वीडियो या पुराने मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे, बोलेंगे यार हाँ सर ने बताया था यार, ये तो मक्खन की तरह बन रहा है यार। बिल्कुल वाजिब है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं और लोगों को ऐसे ही टेक्निक सिखाना है। कभी कभी लेंदी सवाल से बचना भी तो जरूरी है। आप पूरा बेसिक बता दोगे कोई हल ही नहीं कर पाएगा, रोते हुए घर जाएगा आदमी नॉन मैथ्स वाला, बोलेगा अरे यार नहीं हो पा रहा है, अब तो खत्म हो गया भाई। अरे नहीं भाई, हमारे पास देखिए ये एक एक चीज का सॉल्यूशन है। लेकिन हाँ, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग बेसिक से जरूर बना सकते हैं, लेकिन जहां पर हिम्मत है वहां पर तो अप्रोच लगा सकते हैं ना यार। चलिए आगे आते हैं और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा 102 नंबर का सवाल, ये सवाल एक्चुअली मैं देख रहा था तो मुझे ये गलत लग रहा था। अब क्यों गलत है आइए देखिए क्या लिखा है। यदि दो संख्या एक संख्या क्रमशः 20% और 50% है तो पहली और दूसरी संख्या कितना होगा? कहने का मतलब ये बोल दिया गया है कि एक संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तो मुझे आप ये बताइए, मान लेते हैं कि पहला को 120 ले लेते हैं या 20 ले लेते हैं, ठीक है 1 मिनट इसको देखिए। तो मान लेते हैं कि सवाल जो दिए, यदि दो संख्या है, कोई भी एक संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो यार मान लो 20% निकालोगे तो 20/100 कर देते हैं एक संख्या को, और एक संख्या को कितना कर लेते हैं भाई? 50 कितना कर लेते हैं? 100। ये हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी को लगेगा तो आप x से ले लो पहली संख्या और दूसरी संख्या को y ले लो, कोई दिक्कत नहीं। x y को एक तरफ पक्षांतर कर दो, ये देखो x और y को इधर कर दिया, 50 बैठा है यहाँ पर, 100 कट जाएगा तो 50/20 ले लेते हैं, ठीक है। अब सवाल को पढ़िए क्या लिखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का, ये देखो दूसरी संख्या है, अब दूसरी संख्या का क्या बोला है, कितना प्रतिशत है? तो हम कर देंगे परसेंट 100, 20 से कटाएंगे 5 और 5 से कटाएंगे 25, मतलब 250%। जबकि ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया जा सकता है। हाँ, सवाल ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पर जो परसेंट दिया है 20% और 50%, तब इस सवाल को अगर बोलता कि कितना अधिक या कितना कम बोलता तो सवाल जायज़ था, लेकिन जो सवाल दिया उसके हिसाब से तो 250 आएगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल चलिए नोट करते चलिएगा। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, ये देखिए रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है। ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 km की रफ्तार से चल रही है, तो 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? आइए समय निकालना है। समय में आप देखेंगे एक लंबाई हो जाएगा सभी का, मतलब चाल, आप इसको पहले समझ जाइएगा, चाल बराबर दूरी बटे क्या करेंगे देखिएगा समय, तो समय यहाँ चले जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगा, तो चाल को हम यहाँ कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सर जी ट्रेन जिसकी लंबाई कितना है 600 मीटर है, और सर जी वो किसको पार कर रहा है? लंबी सुरंग को, तो ये 300 मीटर है। दोनों में ध्यान रखिएगा मीटर दिया हुआ है, और नीचे में हम किस रफ्तार से चल रहे हैं? तो 72 किलोमीटर हिसाब से चल रहे हैं। सर जी दोनों का दोस्ती होगा क्या? ना, दोस्ती किसका किसका होता है? याद करिए वो दिन जब मीटर प्रति सेकंड में कोई बात हो, या हो
किलोमीटर और किसमें प्रति घंटे में कोई बात हो तभी बात चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो कितनी अच्छी बात है ना कि हम लोग अब कन्वर्ट करना सीख गए हैं। तो ये हो जाएगा 900, तो मीटर को रहने दो यार, मीटर को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 900 मीटर लिख लेते हैं। 72 हो जाएगा। अब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18, 18 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। 900/5/20 और जीरो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 45 सेकेंड विल बी डेफिनेटली टाइम होगा। चेक करेंगे ऑप्शन 45 सेकेंड ए में आ रहा है। इस सवाल का उत्तर प्रॉपर ए होगा। देखिए सवाल ऐसे ही रहेंगे और बहुत डिटेलिंग में सवाल पूछा है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं कई बार बोलता हूं कि जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक डिटेलिंग से पढ़ा करिएगा। वो कॉन्सेप्ट को समझना है और जितना आप धुआंधार रिवाइज करेंगे यही चीज़ आएगा। बहुत लोग, मैं बोलता हूं ना, नहीं बनता इसलिए और कम पढ़ते हैं, जबकि नहीं बनता तब तो आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो हम तो यही विरोधाभास में जीते हैं कि यार नहीं, हम तो गधे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं। भाई गधे इसलिए तो होशियार बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो हमको मन ही नहीं करता गणित बनाने का, तो अरे नहीं मन करता तभी तो बनाना है आपको। सब चीज आपके अनुकूल में नहीं होगी साहब, सब कुछ आपके अनुकूल में नहीं होगी। आपके समक्ष जो भी आएगा थोड़ा सा स्ट्रगल वाला फेस आएगा। मैं पहले ही बोला हूं, विद्यार्थी दियो लग्जरी का लाइफ नहीं है। इट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये तपस्या है। एक तरीके से आपको सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, आपको नींद आएगा तो नींद को छोड़ना पड़ेगा। कुल मिला के सीधा स्ट्रगल फेस है। आप सोचोगे कि सब कुछ अच्छा होते हुए अगर आप एग्जाम निकाल लोगे, उसकी चांसेस बहुत कम है। तो अभाव में ही जीना सिखा देता है। मैंने इसको कई बार बोला है, अभाव में ज़्यादातर सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। जबकि आदमी को सब मिल गया है तो वो करेगा क्यों, वो करेगा क्यों? तो इस चीज को भी समझते रहिएगा। खैर 104 नंबर का सवाल आइएगा, देखते चलते हैं। बिल्कुल एक एक सवाल होते जा रहा है। मजे हैं आज आपके कि हर सवालों को मैं कराने का कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी परेशानियां हमारी परेशानियां बन जाए। आप क्या परेशान करोगे, आप तो मुस्कुराने के लिए तैयार रहो कि यार दर्शन सर आए हैं, बताएंगे आज टेक्निक। जिसको आज नहीं बना वो सवाल भी बना के जाएंगे। आइए यहां पर समानुपात का कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। x अनुपात y समानुपात कितना दे दिया है, y अनुपात z। अरे यार मैं मार्कर चेंज किया तो होना चाहिए यार, ये तो गलत बात है यार, मार्कर चेंज नहीं हो रहा है, होना चाहिए। हाँ तो मैंने समानुपात में बताया, बहुत लोग इसको बराबर में लिखते हैं। यार ये मत किया करो यार, अच्छा लगता है कर, नहीं लगता ना तो फिर तो y का स्क्वायर करेंगे, जी हाँ, और बाहर बाहर पदों का गुणा करेंगे तो x और z। सर जी लेकिन हमको तो यहाँ पर पूछा है ना x और कौन सा z, ये उत्तर नहीं होगा। x और z उत्तर हो ही नहीं सकता। सर हमको ये अनुपात पूछा है तो क्या करें, आइए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, z से भाग कर देते हैं, ये z से भाग कर देते हैं। ये देखिए तो सर जी x और z, तो यहाँ पर देखिए x और z को कांस्टेंट रखो, z को इधर ले आओ तो सर एक ही बार में y स्क्वायर, z यहाँ आएगा तो z स्क्वायर। सर जी यहाँ पर x बचा, मैंने बोला हाउ, z बचा नीचे में हाउ, तो यही तो चाहिए था। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं यार, आराम से बना सकते थे। देख ना यार, y लिखता तो अलग मामला रहता है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो शायद ये लग रहा है कि डिलीट हो जाए। आप कमेंट करके बताइएगा यदि किसी को ऐसा लग रहा है कुछ अलग सवाल है करके, तो हम इधर क्या होगा। तो 105 वाले में यदि 60 पुस्तक, ये तो ओरल कर सकते हैं आप, बहुत लोगों को पता है। सीधा सीधा क्या लिखे 60। सर जी क्रय मूल्य लिखिए, बराबर है किसके 40 पुस्तकों के किसके, विक्रय मूल्य SP। अब पक्षांतर कर लो, CP को रहने दो, SP को इधर ले लो, SP हो गया। यहां पर कितना हो गया 40 और यहां पर कितना हो गया 60। सर जी 40 में खरीदा है और 60 में बेच रहा है, मतलब 20 रुपया का लाभ होगा। सर कितने में होगा, 40 में होगा। परसेंट निकालने के लिए 100, 20 से कटाएंगे 2 से कटाएंगे कितना आ गया 50%। बी आपका करेक्ट उत्तर हो गया। बताइए कितना ही सेकंड लगा। तो कुछ चीज़ों को तो बहुत अच्छा दिया है सवाल, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और मैं बार बार बोलता हूं क्लास में कि जब कोई सवाल आता है तो वो रिपीटेशन होता है, पैटर्न रिपीट होता है। और मैं काफ़ी बार बोलता हूं कि ये नहीं आएगा तो पेपर नहीं होगा। हमारे क्लास का एक टेंडेंसी है, एक टेंटेटिव है कि यार ऐसा ही करना है, ऐसा ही होता है, तब और मामला बैठता है। आइए हम सवालों की तरफ और चलते हैं। देखिएगा
106 नंबर का क्वेश्चन फटाफट हो जाए। अब चलिए 106 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उसकी उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, ऐसा बोला है। उत्कीर्ण वर्ग, आइए इसका इंग्लिश देख लेते हैं, खतरनाक हिंदी लिखा है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। द एरिया ऑफ द सर्कल इन ए विच ए स्क्वायर ऑफ एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्क्राइब लिखा है ना। सवाल देखिए क्या लिखा है, पहले तो वर्ग लिख दिया है, चलो यार ठीक है बात मान लेते हैं, लेकिन वहां पर वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किया है तो एक सर्कल बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, और सर्कल के अंदर एक ऐसा वर्ग बनाया गया है। अब ये वर्ग की भुजा, तो आपको सबसे पहले जो हमारा वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, जरा ध्यान से 144 दिया है, तो a का स्क्वायर बराबर 144 है, तो a का मान कितना है जरा देखेंगे, 12 दिया है। अब a का मान 12 है, मतलब 100% आप समझेंगे कि यहाँ पर जो दिया ये देखिए ये 12 हो गया, सभी भुजा सभी एग्जैक्टली सभी भुजा 12 दिया है, मतलब इसके विकर्ण की लंबाई जो देगी वो हो जाएगा यहाँ पर 12√2, ये ध्यान रखना। तो जब भी 12√2 आया है कहने का मतलब विकर्ण, तो यार इससे हमको एक चीज तो मिल ही जाएगा ना, विकर्ण की लंबाई 12 वर्गमूल 2 है, तो क्या ये वृत्त का व्यास नहीं है? ऑफकोर्स, तो वृत्त का व्यास, तो ये हमारा जो व्यास है वो विकर्ण की लंबाई के बारे में चर्चा कर रहा है, तो व्यास 2r हो गया, विकर्ण की लंबाई 12 वर्गमूल 2। अब यहाँ से देखिए जो वैल्यू, तो 2 से कटाएंगे तो कितना 6, r का मान 6 वर्गमूल 2 हो गया। और आपको वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई को रहने दो क्योंकि हमारा ऑप्शन में ही यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं ऑप्शन में ही पाई है, तो पाई को निकालने की जरूरत नहीं है। आर का मान हम रख देते हैं 6 वर्गमूल 2 का वर्ग। अब आइए 6 6 का 36 हो जाएगा, वर्गमूल को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अब कोस 2 आएगा, तो चलिए तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, तो जी हाँ आपका फाइनल उत्तर 72 पाई आएगा। दिस इज योर आंसर। आप चेक करेंगे बी इज द राइट आंसर, लेकिन मसला ये नहीं है, ये सवाल मैंने क्लास में भी कराया है कई बार। एक्चुअल में समझना जरूरी है कि यार जितने चीजें आप जब तक अच्छे से नहीं करोगे मामला गड़बड़ है। चलिए हम और सवालों पे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको मिलते चले। अब आइए एक दो सवाल थोड़ा सा लेंदी मिलेगा इधर का सवाल, लेकिन बनाएंगे हम जबरदस्त तरीके से। सवाल देखिएगा, पढ़िए, पहले सवाल को पढ़ना जरूरी है। देखिए जब तक सवाल नहीं पढ़ेंगे ना मजा नहीं आएगा, ठीक है। एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का मायने क्या होता है जरा मुझे बताएंगे? तो बोलोगे सर समचतुर्भुज जस्ट लाइक इस, बस ये समचतुर्भुज हो गया, समझ जाइए, है ना। तो इसकी सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 4a बराबर कितना हो गया 160, परिमाप दिया तो a बराबर 4 चौक 16, मतलब कितना हो गया 40 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब हमारे जितने भी भुजा हैं वो 40 हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 40 हो जाएगा। समचतुर्भुज में बोलने का मतलब ये है इसके डायगोनल या विकर्ण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इसका फार्मूला आप जब देखेंगे, देखिए क्या लिखा है, समचतुर्भुज की क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो बोलोगे सर 1/2 और विकर्ण, पहला विकर्ण गुणित कौन सा हो जाएगा, दूसरा विकर्ण। तो अब हमारा जो भी वैल्यू है हम निकालते हैं। चलिए तो 1/3 ये हो जाएगा कि अगर D1 तो मान लेते हैं 60 दिया है, लेकिन D1 का मान 40 नहीं है, ये भुजा का मान है, हमारा विकर्ण का मान नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो सर विकर्ण कैसे निकालेंगे जब है नहीं? तो आप एक काम करिएगा, जैसे ये मान दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, मैं दूसरे कलर से भी आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ पर 1 मिनट, ये पेन ले लेते हैं, ये वाला है ना। तो जब ये 40 है और एक का मान 60 दिया है तो इसको मैं 30 मान लेता हूं, तो मुझे सिर्फ इसका मान चाहिए, ये वाले का मान। तब आप क्या करेंगे, तो कर्ण 40 दे दिया है, ये 30 है, तो अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो 40 का वर्ग दे दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिएगा। ये अगर D1, इसको आप D1, इसको D2 मान लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, मान लो मैं D2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वर्ग हो गया और 30 का क्या हो जाएगा, वर्ग। अब D2 का मान चाहिए, तो D2 का मान चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा और 30 तिया 900 हो जाएगा।
D2 का मतलब हो जाएगा, अब ये 16 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 और 3 3 900 हो जाएगा ना। तो 1600 में 900 घटाएंगे तो सिंपल सी बात है 700 होगा। बात सही है। तो सर पूरा मान कैसे निकलेगा, 700 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 100 गुणित 7, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 10 और ये 7, ये हो गया आपका D1 का मान। अब इसी को वैल्यू को रखना है और आगे जो भी उत्तर होगा आपको यहाँ पहचानना है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा ये विकर्ण सिर्फ इतने का मान है 10 वर्गमूल 7, तो इसका पूरा कंप्लीट मान जो होगा वो 10 है, तो आधा 10 वर्गमूल 7 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो टोटल जो वैल्यू होगा ये 20 होगा, तो ये 20 वर्गमूल 7 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे जरा देख के तो 30 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करिएगा ये 30 हो जाएगा, 2 तिया और 3 दूनी 6, 600 वर्गमूल 7 अगर ऑप्शन में होगा तो चेक करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे नहीं दिया है, ये डी मेरा उत्तर हो सकता है, लेकिन वहां पर हम अगर उसको पूरा कंप्लीट नहीं मानते तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आधा का मान माने आधा को कैसे नहीं कर सकते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है भाई। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये विलोपित हो सकता है, ये डिलीट होगा, इसमें गुंजाइश है डिलीट होने का, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखिए, 108 कंफ्यूजन आएगी कि यार द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर एक और परपेंडिकुलर बनाया गया कितने, 13 सेंटीमीटर में। बात यह है कि इस सवाल को आप इस तरीके से समझें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस सवाल ये है, तो यहाँ पर मान लो इस साइड को 5 सेंटीमीटर मान लिए दिया है, और ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। नाउ रिस्पेक्टली की परपेंडिकुलर लंबवत आपको एक डायग्राम बनाना है, तो ये इसको बना दीजिए ये, तो ये P का मान ज्ञात करना है। तो लेकिन सबसे पहले जो आपको दिखाई दिया वो विषम बाहु त्रिभुज है, बात समझ रहे मेरी पर। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप ठीक ठाक बना रहे हैं, विषम बाहु का क्षेत्रफल बराबर, हम इसको एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पर ऊंचाई दिया हुआ है तो हम उसको दो तरीके से, खैर विषम बाहु का पहले निकाल लेते हैं। तो सर पहले ना अर्ध परिमाप निकालते हैं हम लोग, तो मैं बोला यार ठीक है, तो ये देखो 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा टोटल देखिएगा 12 25 और 30, तो 30 जो है बटा 2 मतलब कितना जी, 15 हो गया। तो हेरोस का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, सर 15 को लिखिएगा और 15 के साथ एक एक बार सभी को घटाना है भाई, आप तो जानते ही है ना, घटाना ही है आपको। तो आप बोलोगे सर 15 में अरे 15 में 13 घटाएंगे तो 2 आएगा ना साहब, और 15 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 15 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। अब या तो आप इसको ब्रेक करके निकाल लो या डायरेक्ट निकाल लो, आपके ऊपर है, वैल्यूज आपको निकालने आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको गुणा भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, 15 6 का 90, 900, और 900 का वर्गमूल बिल्कुल हंसते गाते कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अब भाई ये आप इस त्रिभुज का चाहे इस साइड से क्षेत्रफल निकालो या इस साइड से निकालो, क्षेत्रफल तो बराबर होंगे ना यार। सूत्र अलग अलग लगा सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं। तो सर अब इसका एक और सूत्र लगाइएगा, तो एक तरफ का विषम बाहु का आ गया हमारा 30, और सर एक ठो और लगाएंगे, जब ऊंचाई दिया है तो 1/2, सर आधार कितना है जरा देखेंगे, 13 है, और सर जी यहाँ पर ये देखिए P, इसी को तो निकालना है हमें, तो हल करेंगे P बराबर, तो अब देखिए 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 60 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13, और ये P का मान हो गया। आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है 60/13, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर, ये हमारा उत्तर हो गया। तो यार एकदम समझना है ना, मजा आ जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आप में ना वो चीज ना होनी ही चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, ऐसे ही एग्जाम नहीं निकाल, इसीलिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए प्रॉपर जब तक सिलेक्शन नहीं होता टीचर के करीब रहना ही पड़ेगा। आपको उससे पूछना है, लगातार अपनी गलतियों को उनको देना है कि यार सर ये गलती कैसे हो रही, मुझे एक बार चेक करिए, सर यहाँ पर मेरे से कुछ मेथोलॉजी में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है।
सफलता का पर्याय क्लास खत्म होने से नहीं है, सफलता का पर्याय लगातार आप टीचरों से मार्गदर्शन लीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, इन तमाम चीजों को करके ही आप उभर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक सवाल और देखिए, यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर ये रहा, चलिए ये देखिए, यदि एक यहाँ पर 109 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, अब सवाल को देखिए क्या लिखा है, जरा चेक करेंगे। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का माप होगा। तो यार त्रिभुज के कोणों का अनुपात, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान, हाँ 180, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये 4x। अनुपात अपने आप में कोई भी वैल्यूज को रेफरेंस यूज नहीं करता है, तो अब दोनों का तीनों का योग 180 डिग्री, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये कितना 9x और 180, 9 से कटाएंगे x बराबर कितना जी 20, तो सर से सबसे बड़ी भुजा तो ये तो 4 वाला होगा, तो ये हो जाएगा 4x और 4 गुणे 20 और ये रहा 80, तो हमारा उत्तर 80 डिग्री, द फाइनल आंसर। खत्म। तो चीजों को समझना जरूरी है, जब तक आप समझेंगे नहीं काम कैसे चलेगा। तो सवाल को नोट करते चलिए और मैं देखिए आज की क्लास को आप शेयर भी करेंगे तब हमको ठीक लगे। देखिए यार शेयर करना वाजिब बन जाता है आपके लिए, जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका हक है कि आप सवालों को इत्तिला करें, बताएं, दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए आइए ना हम और सवाल को करते हैं। देखिए एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 110 नंबर क्वेश्चन है, 216 है, ठीक है। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। पहले इसका कंडीशन को देखिए, इनकी जो कमरे की लंबाई है साहब वो चौड़ाई से 2 गुना है। तो मान लीजिए चौड़ाई को 1 ले लिए तो लंबाई को 2x करेंगे, ये पहला कंडीशन दिया है। और तथा ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है, हमारी जो हाइट है वो 4 मीटर है। चलिए ये भी दे दिया है। अब सर क्या होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल बताइएगा। तो हमको तो पहले देखो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोला है, तो कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 2 हो गया, लंबाई धन हमारा क्या हो जाएगा, अब बेस जो चौड़ाई है हमारा चौड़ाई हो जाएगा और गुणित क्या कर लेंगे h, है ना। तो अब इसका मान दे दिया है कितना 216 दे दिया है। तो अब हमको वैल्यू निकालना है, तो आइए तो 216 हो गया और ये 2 और चौड़ाई और इसको दोनों को जोड़ेंगे जी, यहाँ पे 1 2 टोटल कितना हो जाएगा 3x और गुणित h का मान कितना दे दिया 4। अब गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो x बराबर 216 बटा 24 कर लेते हैं। आइए इसको 8 से डिवाइड करते हैं, या 24 से भी भाग चले जाएगा, लेकिन चलिए 8 से कर लेते हैं। 8 तिया हो जाएगा और 8 से कटाएंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, भाई 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 से कितना बच गया 8 सत्ते 56, 3 से करेंगे 9, 9 आ गया, x का मान आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है जरा देखेंगे, तब फर्श का क्षेत्रफल बताइएगा। तो लंबाई चौड़ाई तो मिल गया ना, मतलब यदि चौड़ाई आपकी यहाँ पर आ गई है 9 और हमारी लंबाई जो आ गई है 9 दूनी कितना 18, अब फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग याद कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 18 और 9 गुणा कर देंगे तो 8 9 72 और 7 हो गया, और 9 1 कम 9 और 7 162, 162 आपका उत्तर आ गया। सी नंबर आंसर करेक्ट हो गया, सी। तो देखिए कितने आराम से आप बना सकते हैं बस, लेकिन देखो क्षेत्रमिति को आप बढ़िया से करिएगा, ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस, प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये आप इधर उधर करेंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो मामला गड़बड़ है भाई। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कर्म पे विश्वास करो, बाकी ईश्वर आपके साथ ही आ जाएंगी। आप काबिल तो बनो, आप काबिलियत के पीछे भागते, पहले काबिल बनो, काबिलियत फिर आ जाएगी। तो हर किसी ने कहा है, सुने भी होंगे, पहले आप उस ओहदा में तो पहुंचो कि यार मुझे क्यों लेना चाहिए, क्या आपको जेन्युइन तरीके से पता है कि आप हर सवाल को बढ़िया जानते हैं, नहीं तो आप करिए ना, करेंगे तभी तो आएगा। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। देखिए अब इस सवाल को हम लोग बनाने वाले हैं, ये 111 नंबर को सवाल को देखिए क्या है। यदि एक किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। ये क्लास में मैंने ऐसे कितने सारे सवाल कराए हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, याद होना चाहिए 6a का वर्ग होता है और 1176 दिया है। a का मान मिल जाए फिर हम लोग अपना काम शुरुआत कर देंगे। तो ये 6 हो गया, 6
से कटाइए तो 6 दूनी तो 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 एक कम 6 करिए, 5 बच गए 57 हो जाएगा। अब 57 मतलब कितना कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 1 मिनट, 57 हो गया तो आप किससे भाग देंगे, तो 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54 कर लीजिएगा। फिर ये 36, 6 6 का 36, 196। अब तो सीधा ए वर्ग जो बचा है 196, तो ए बराबर सीधा सीधा जाके ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वर्गमूल 196 का कितना होता है जी, 14 होगा ना। तो अब उसका आयतन ज्ञात करो, तो सर अब हमारा वैल्यू जो है आयतन, तो a के घात 3 होता है, तो 14 के घात 3 करेंगे, मतलब 14 गुणित 14 गुणित 14, मतलब 196 पहले से था और 4 को गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। आई थिंक 27 जो है 44 आएगा, देखो ऑप्शन में सी नंबर आंसर आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम, और बिल्कुल बढ़ते हैं। चलिए हम नए सवालों पे चलते हैं, नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक आयतन के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है, पहले समझिएगा, एक आयत बोला है। अब सवाल को थोड़ा सा बिना समझे मत बनाइएगा। एक आयत हो गया, अरे वाह यार आयत हो गया, ये ए मान लिए, बी मान लिए, ए और बी, और ये विकर्ण है आपका। तो विकर्ण का मान हम बिना पूछे ए का वर्ग और क्या कर लेंगे, बी का वर्ग हो जाएगा। अब क्या दिया है सवाल को जरा पढ़िए, एक आयत के कर्ण, ठीक है सर, उसकी एक भुजा से, उसकी एक भुजा से 2 गुना है ना, कोई भी एक भुजा से 2 गुना है, तो आयत की भुजा का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये जो विकर्ण है इसको याद, एक आयत के कर्ण उसके एक भुजा से 2 गुना है, मतलब ये हो गया ए का वर्ग और बी का वर्ग। अब इसको क्या से ये 2a मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, जब भी ऐसा आएगा सिचुएशन तो वर्ग करना है, तो a का वर्ग हो जाएगा और b का वर्ग, और ये हो जाएगा 4a का वर्ग। ध्यान से देखिएगा चीजों को थोड़ा सा, हमको क्या बोला है यहाँ पर, उस भुजा के भुजाओं का अनुपात, मतलब a और b बराबर हमको मान चाहिए। तो चलिए यार a को उधर ले जाते हैं, तो ये b स्क्वायर तो बचेगा, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर होगा, राइट। अब हमको सिंपल सी बात है कि a और b का अनुपात चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ग लग गया है, तो इसको हम लोग और कैसे करें सिंप्लीफाई, वर्गमूल कर देते हैं दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा b हो जाएगा और वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये a हो जाएगा। a को इधर कर देते हैं, तो या फिर a को उधर रख देते हैं, हमको क्या बोला है भुजाओं का अनुपात, तो a को इधर ही रख देते हैं, तो ये हो जाएगा वर्ग, इसको कर लेते हैं ना, 1 बटे वर्गमूल 3 और a बटा b। अब देखिए 1 बटे वर्गमूल 3 कहां पर है, तो सी नंबर आपका आंसर आएगा। जी हाँ, सवाल में थोड़ा थोड़ा घुमाने का प्रयास किया, इतना आसान नहीं था, मैं पहले बता दूं, इतना आसान नहीं था, आपको एक्यूरेट चीजों को समझना जरूरी था। दिस इज द योर आंसर, और जब भी आप चीजों को देखेंगे बहुत अच्छे से थोड़ा रिलेवेंट करके देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं ध्यान से। अब आते हैं हम सवाल में 113 नंबर, बिल्कुल अंतिम सवाल की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 113 नंबर में सवाल में देखिए क्या दिया है, थोड़ा सा समझना है इसको। तो हम लोग अब डायग्राम बनाते हैं कि यार ABCD का चतुर्भुज है, तो थोड़ा ध्यान से आप जब भी डायग्राम बनाएंगे तो प्रॉपर डायग्राम बनना चाहिए, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसा कुछ लमसम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। आइए वैल्यू को लिखते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 6 है, AB बराबर 6 है, चलिए लिख दिए। BC बराबर कितना है जी 12, चलिए ये भी हो गया। CD बराबर कितना है जी, ये CD 15 हो गया। DA ये 7 हो गया, और सिमिलरली BD कितना दे दिया है, BD ये हो गया 9। अब आपको यहां पर देखना है कि चक्रीय चतुर्भुज बोल सकते हैं या चतुर्भुज, सिंपल, इनका योगफल ज्ञात करना है, या हम सिंपल से बोले कि 2 त्रिभुज है उसका योगफल करेंगे कहीं ना कहीं तो ये चतुर्भुज का परिणाम मिलेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि त्रिभुज ये वाला पहले कैलकुलेशन करेंगे। आइए मैं दूसरा आपको कलर से इसको बता रहा हूं। त्रिभुज तो ABD, त्रिभुज ABD को हम लोग निकालेंगे, प्लस करेंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा DCB, तो ये हो जाएगा DCB और ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कंप्लीट हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम चतुर्भुज को या तो पहले पहचान लेते कि समचतुर्भुज है,
या उसके बाद समलंब चतुर्भुज है या समानांतर चतुर्भुज है। तो हमको जब पता चल जाता तो मैं वो सूत्र लगाता, लेकिन यहां पर स्पष्ट नहीं किया है। चेक करेंगे आप, यहां पर आपको वैल्यू दे दिया है, कोई भी चतुर्भुज नहीं दिया है, इसलिए मैं इस मेथड का प्रयोग कर रहा हूं, बस वजह इतना ही है। तो चलिए पहले ये देखिएगा, अगर आप ठीक ठाक देख पा रहे हैं 9, 15, 12 ये कहीं ना कहीं एक समकोण त्रिभुज की भांति काम कर रहा है, क्योंकि यार ये डेटा देखने से लग रहा है। चेक करिएगा 9, 12, 15 मतलब ये एक रेशियो का है, जहां पर आप पढ़ते हैं पाइथागोरस पर में, जैसे अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होना वाजिब है। यही है, सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो अब ये 4 3 12 बना 15 ये। तो समकोण त्रिभुज के लिए मतलब ये वाला त्रिभुज में फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित क्या ले लेंगे, ऊंचाई। तो अब 1/2 हो गया, आधार कितना है तो आप ये 12 हो गया आपका आधार, और ऊंचाई कितना है 9, तो ये आपका वैल्यू हो गया 9। 2 से कटाएंगे और 6 9 कितना हो गया 54। मतलब यहां का एक तरफ का उत्तर आ गया है 54। सर लेकिन ये इसका क्या करें, 7 6 9 का, तो भाई जब तीनों भुजा अलग अलग हो तो विषम बाहु त्रिभुज का सूत्र लगेगा, और विषम बाहु त्रिभुज का जो सूत्र है वो आपको लगाना है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है, अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर ये हो जाएगा 7 9 और एक कितना है जी 6। आप आइए इसको निकाल लीजिए, 7 9 6, तो 2 से भाग करना है यहाँ पर, तो 9 और 6 कितना होगा 15, 15 और 7 22, 22 को 2 से भाग देंगे तो जी हाँ 11 आएगा। अब इसका मैं सीधा सीधा शॉर्ट में निकाल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जगह कम है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे हेरो के सूत्र, जब विषम बाहु त्रिभुज हो तो हेरो का सूत्र लगाना है, बिल्कुल वाजिब बात। तो आइए ये अंडर रूट में करते हैं, 11 हो गया। चलिए अर्ध परिमाप को लिखेंगे 11, 11 में इन तीनों भुजाओं को आपस में जो दिया है उसको क्रमशः घटाना है। 11 में 9 घटाएंगे तो आएगा 2, चलिए 11 में 6 घटाएंगे तो आएगा 5, 11 में 7 घटाएंगे तो आएगा 4। अब जो वैल्यू बाहर निकलेगा निकालेंगे, जो नहीं निकलेगा उसको रख देंगे। तो चलिए देखिए कौन कौन सा वैल्यू निकल रहा है आपस में, तो ये हो जाएगा 4 का वैल्यू निकल जाएगा, 5 तो नहीं निकलेगा, तो 4 को ही बाहर निकालते हैं। 1 मिनट पूरा हम लोग देख लेते हैं कौन सा वैल्यू बाहर निकलेगा। नहीं 11, ओके सर डन, ठीक है। 11 में 9 घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है। 11 में 6 घटाएंगे 5 आएगा, और 11 में 7 करेंगे तो 4 आएगा। अब जो वैल्यू निकलेगा तो देखिए 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जो होगा सिर्फ 4 का वैल्यू निकलेगा, तो 2 लिख लेते हैं। तो ये कितना बच गया 11, 11 दूनी 22, और 22 पंछे 110 है ना, 110। अब यहां से कोई और वैल्यू नहीं, बस इतना ही होगा। तो 2 वर्गमूल 110, या तो हम यहां पर जोड़ देते 2 वर्गमूल 110 को और कौन सा 54 को, लेकिन इसका परफेक्ट मान यहां पर देखिए, यहां पर दशमलव में। सबसे खतरनाक सवाल यही होता है कि दशमलव में दिया है, तो अब लगभग मान को लेके चलेंगे, एक्यूरेट मान तो नहीं निकाल सकते। तो 2 यहां पर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा 2। अब यार 110 का वर्गमूल लगभग कितना होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं 10, ये जो है एक तरीके से 100 और 121 के बीच में है, क्या बात सही है। तो इसका हम लोग अगर नियर अबाउट निकालेंगे तो मैं 10.2 लिख देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्यूरेट तो नहीं ले पाएंगे बिल्कुल। तो 10.2 और 10 दूनी कितने 20, तो 20.2 का 4 कर देते हैं, यहाँ पर 54 है, जोड़ते हैं तो 4 और ये हो जाएगा 7, 74। 74 कोई भी उत्तर आया होगा उसको मैं मान लूंगा उत्तर ये 9, 74.98। तो एक्यूरेट में नहीं जाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद आप एक्यूरेट नहीं निकालेंगे। कितने भी आप मैथ्स वाले होंगे, इसका कैलकुलेटर से ही पॉइंट तक निकला जा सकता है, या आपको नियर अबाउट आप जा सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा। अगर आपको ये है तो 10, देखो ये एक बीच में है तो लगभग ये आप 5 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल उत्तर आ जाएगा 74.98। आइए 114 नंबर के सवाल पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आएगा। और हर सवाल को आज मैं बहुत तबके से बता रहा हूं, कोशिश यह है कि आप
जब भी आप व्यापम के पेपर देने जाएं इतना जटिल सवाल को करना जरूरी है, हवा में नहीं उड़ना है, बेसिक के साथ अप्रोच भी जरूरी है। चलिए मिटाते हैं इसको। लीजिए अब आते हैं 114 नंबर का सवाल। देखिए एक जहरीला सवाल, इसमें हूबहू क्लास में कराता हुआ मैं सवाल जब मैं बोलता हूं तो फार्मूला याद होनी चाहिए। लंबवित्तीय बेलन के आधार का व्यास दिया है, ऊंचाई दिया है, तो उस वित्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोला है। सर बेलन देखिए बेलन का टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 पाई आर आर धन एच होता है, यह फार्मूला होगा। तो अब हमारे पास क्या क्या है, आधार का व्यास आर बराबर, व्यास 14 है तो आर बराबर कितना होगा 7। व्यास मतलब इसका जो डायमीटर है वो रेडियस के हिसाब से हाफ होगा। फिर ऊंचाई कितना दिया है 12, अपना हाइट दे दिया है बाबा 12। अब वैल्यू रखिए, चलिए आर का मान यहां पर देखिए, पाई को भी मान रखा गया है, याद रखिएगा। तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान कितना है 7 और आर धन एच, तो ये हो जाएगा 7 धन 12। चलिए देखते हैं कितना होगा। 22 7 7 फिनिशियर और 12 और 7 19, और ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 19 को गुणा करते हैं। 19 चौके कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 9 36 76 हो जाएगा ना, ठीक है 76। तो ये हो जाएगा 7 19 चौके फिर अगेन 76, 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, मतलब ये 3, तो 8 3 836 आपका उत्तर होगा। चेक करेंगे, जी हाँ बी नंबर ऑप्शन एकदम परफेक्ट उत्तर, बी नंबर। सिर्फ कैलकुलेशन था, बताइए फार्मूला याद करना जरूरी है। शंकु हो गया, बेलन हो गया और गोला हो गया, मतलब इन तीनों को तो एकदम परफेक्ट करके जाना। क्षेत्रमिति में ज्यादातर क्लास आपके, हमारे बिलासपुर की बात कर रहा हूं मैं, किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूं, 4-5 दिन में क्लास खत्म हो जाता है। भाई कम से कम 15 दिन में क्लास लेता हूं, और वो इसलिए क्योंकि इतने सारे सवाल करने जिससे आपसे बाहर नहीं जाए। आज तक का रिकॉर्ड है कि ज्यादातर उसी पैटर्न में सवाल आते हैं जो हम क्लास में कराते हैं। अब मैं पहले ही बोला हूं, हमारी ऑफलाइन क्लास में ऐसा रहता है कि यार आसानी से मक्खन की तरह बनाते हैं, वो प्रैक्टिस कराया जाता है, वो सिनारियो होता है कि आपको बार बार चीजें बता के आपको प्रैक्टिस कराना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि यार कोई भी एकदम, और आधा घंटे तक सवाल थोड़ी ना बनाते रहेंगे यार। चलिए 115 नंबर सवाल पे आइएगा, स्क्रीनशॉट जरूर करिएगा, फार्मूला लिखा हूं और कुछ नहीं, इसको तो आप सोते हुए भी बना सकते हो यार। चलिए आगे आइए। चलिए थोड़ी खांसी है लेकिन थोड़ा सा मैनेज करते हैं, आइए यार। अब देखिए 115 नंबर का सवाल को देखिए, एक समबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप। ध्यान रखिएगा हम लोग यहाँ पर समकोण तो बनाते हैं, अब इसको कुछ भी एच मान लो या एच मान लो, और इसको आप बी बी मान लो, इसको बी बी दोनों को, है ना, क्योंकि समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और एच को आप कुछ भी मान लो। तो अब इसका परिमाप, तो यार परिमाप की अगर पैरीमीटर जो है वो दे दिया है वर्गमूल 2 धन 1। अरे हाँ बोलो, ठीक है। अब दोनों को जोड़ो, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, तो सर जी 2b धन h और वर्गमूल 2 धन 1। अब यहां पर आपको ये जो वैल्यू दिया है, यहां पर आपको क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे, उस विकर्ण की लंबाई h का मान चाहिए, तो ये b के जगह कुछ तो मान रखना पड़ेगा ताकि हम इस वैल्यू को सेट कर पाए। तो b के जगह कुछ न कुछ मान रखेंगे। तो आइए आपको इस पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण बराबर जो हमारा मान होगा इन दोनों को करेंगे यार, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और b का, फिर ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर और b बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए, अब इसको मान को रखेंगे, h का मान को यहां पर रखिएगा, h है वहां का मान रखना है। तो आइए देखते हैं h का मान क्या होगा। तो या तो आप h का मान, या फिर आप एक काम करो b का मान निकाल लो। तो ये देख, इधर देख, आराम से देखना भाई, ये हो जाएगा 2। तो b का मान तो h बटे वर्गमूल 2। सर मैं b का मान क्यों निकाला, क्योंकि b के जगह रखूंगा तो h का मान मिलेगा, क्योंकि यहां पर लिखा है विकर्ण की लंबाई चाहिए। तो यार जैसा विकर्ण बोला है वैसा ही करना है। तो आइए यहां पर 2 हो गया और उसका मान रखेंगे, तो h बटा वर्गमूल 2 जी, है ना।
और ये h हो जाएगा और वर्गमूल 2 धन 1। अब हल करते हैं, जैसा भी नियति रहेगा वो हल हो जाएगा। तो ये देखिए आराम से एक बार हल करना। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ मान किसका चाहिए, h का चाहिए, तो h को तो कॉमन निकालेंगे ना, तो ये h हो गया। अब ध्यान से 2 वर्गमूल 2 धन 1 और ये हो गया वर्गमूल 2 धन 1। अब h का मान चाहिए, इसको पक्षांतर कर देते हैं। आप आराम से पक्षांतर करिएगा। h बराबर, एक्चुअल में आप जैसे ही जाएंगे ना तो ये हर का परमेकरण होता है, ये हर का परमेकरण करेंगे तो निश्चित रूप से इसको जब आप हल करेंगे तो वर्गमूल 2 धन 1 आएगा और ये हो जाएगा वर्गमूल 2 धन 1। दोनों तरफ है कट जाएगा तो h बराबर 1 आएगा। आप आराम से हल करिएगा। थोड़ा सा शॉर्टेज बताया हूं लेकिन यहां पर एकदम सही बताया हूं। तो ए आएगा 115 का ए आंसर इज द फुल्ली आंसर। ठीक है भाई। देखिए सवाल लेंदी था, मैं कई बार बोल रहा हूं कि वाकई लेंदी था, तो थोड़ा सा एकदम परेशान नहीं होना, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना बाबा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अब इस सवाल को आप ओरल कर सकते थे, कुछ सवाल ओरल वाले थे यार, अब क्या ही करें। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, दैट मीन्स एवरेज आपको ज्ञात करना था। प्रथम तो यार आपको पता है कि जब सर्वांतर या सभी संख्या में अंतर हो, समान अंतर हो, तो प्रथम और अंतिम संख्या को आप जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग। तो प्रथम मतलब एक संख्या और प्रथम एक शुरुआत होगा प्राकृतिक और अंतिम कितना 50, 2 से भाग करेंगे तो 51/2 और आंसर आ जाएगा 25.5। बिल्कुल डी आंसर है आपका, कुछ करने की जरूरत नहीं था। अब ये देखिए कितने एकदम ईमानदारी से सवाल बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नोट करते चलिएगा, हम सवाल पे धड़ाधड़ आगे आ रहे हैं। अब देखिए ये आपको पूछा है समांतर माध्य, ये एक्चुअल में स्टैटिक सांख्यिकी का पार्ट है। माध्य बहुलक जब पढ़ते हैं तो समांतर माध्य के बारे में जिक्र होता है। तो लेकिन थोड़ा यहाँ पर अंक प्रतिशत और विद्यार्थियों की संख्या दिया है, तो यहाँ पर माध्य पहले ज्ञात करते हैं, जिसको आप बोलते हो माध्य। तो ये 0, 20, फिर उसके बाद लिखा है 20 और 40, ध्यान से 40 और कितना 60, और ये हो जाएगा 60 और ये कितना 80 और 80 और ये हो जाएगा 100। यहां से आपको पहली एक से निकालना है, माध्य मान बोलते हैं, याद रखिएगा माध्य मान। तो दोनों का बीच का, तो 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20, 20 का आधा कितना 10, ये हो जाएगा 60, 60 का आधा कितना 30, अरे हाँ ये हो जाएगा कितना, ये देखिए 100, 100 का आधा कितना 50, ये हो जाएगा 140 का आधा कितना 70 और 180 का आधा कितना 90। ये मध्य मान है। अब इनकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो दे दिया है 2, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 8। बस इतने सी कहानी। अब गुणा कर दीजिएगा सबको। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पर हम इसको एप लिखते हैं, तो एक से एप गुणा करिए, 10 दूनी 20, 30, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 13 पंछे 65, 700, 650, 15 सत्ते 105 और 0 हो जाएगा 8 नवा 72, 720। अब इसका योग ज्ञात करें, समअप ज्ञात करें इसका योग, तो इसका योग करना है और साथ में हमारी फ्रीक्वेंसी का, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 15 और 13 हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा, 28 और 12 हो जाएगा 40 और ये 50, ये 50 और इसको जोड़ने से, जोड़िए चलिए जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा देखिएगा 0, सर जी 0 है ना, 2, 5 और 5 10 और 10 और 6 और 2 8 और ये भी 0 हो जाएगा। चलिए ये भी 0 हो गया। अब सीक्वेंस में जोड़िए 7 और 6 13, 14 15 16 और 1 17 और 1 18, 18 हो गया और 1, ये हो जाएगा 2800 आएगा आप। और ये कितना है 50, 0 कर लिए, 5 से करेंगे तो 5 पछे 25 हो जाएगा, 30 बचेगा, 5 6 31, 56 आपका उत्तर आ रहा होगा, चेक करेंगे। जी हाँ, बी हमारा उत्तर हो गया। तो सवाल कुछ नए नए थे जिसको करना आसान नहीं था इतना, लेकिन करना है, आपके पास तो और कोई विकल्प भी नहीं है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, गणित और रीजनिंग अगर आपने अच्छा नहीं किया व्यापम में या रेलवे में कोई भी पेपर में, खत्म, वो फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको, राइट। खैर एनी आइए 118 का क्वेश्चन देखते हैं। ये पाई चार्ट का सवाल है। मुझे उम्मीद नहीं था कि व्यापम भी आजकल पाई चार्ट पूछेगा, लेकिन पूछा है तो आपको बनाना तो जरूरी है यार, है ना। तो ये दिया है, यदि पाई चार्ट में कुल अंक 720 है तो गणित में प्राप्तांक
ऐसे सवाल तो हम लोगों ने ढेर सारे किए हैं यार पाई चार्ट का। तो देखिए, लेकिन कुल अंक 720, तो मैंने आपको बताया था, क्या बोला है, गणित डिग्री है तो ये 96 हो गया, डिग्री है तो नीचे में कितना लिखेंगे 360, और आपको टोटल अंक कितना दे दिया 720। तो हमारा मतलब ये हो जाएगा कि गणित में वो कितने प्राप्तांक करेगा। आइए देखो, 360 से कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 96 दूनी 6 दूनी 12, एक 9, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 और एक 19, 192 नंबर आएगा। सी आंसर खत्म हो गया। अब बहुत लोग इसका कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो टोटल 360 डिग्री का मान 720 है, तो गणित का कितना दिया 96, तो 720 बटे 360 और 96। तो यार ये भी सही है, लेकिन मैंने जो पढ़ाया, अगर डिग्री दिया तो नीचे में 360 लिखो, नंबर चाहिए तो आप गुणा को कर दो। ये देखो कितना दे दिया 720, तो ऊपर में गुणा करो। ये तरीका याद रखना पाई चार्ट का, बेहतरीन लाजवाब। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दंड आलेख का, मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसे सवाल भी दिए। पहली बार सीजी टेट ने इस स्तर के सवालों को दिया है, मतलब कातिल है भाई, क्या ही बोले, कातिल टाइप से दे दिया ये। खैर एनीवे, आइए तो क्या बोला है देखिएगा, निम्न स्तंभ में चित्र में किस देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है। जर्मनी से, तो जर्मनी 16 मान है, आपको यह बताना है कि जर्मनी से 25% अधिक कौन है। 25% अधिक मतलब 125 बटे 100। अब जो उत्तर आएगा हम उसको टारगेट में ले लेंगे कि वह कौन सा कंट्री है, बिलोंग कर रहा है। 25 पंचे 25 चौके, ध्यान से देखिएगा, 25 पंचे 25 चौके हो गया, 4 से कटाएंगे तो ये 4, 4 पंचे कितना होगा जरा देखेंगे 20। तो 20% का जो है नियर अबाउट, आप देखेंगे परसेंट जो, या प्रति हजार में 20,000 की बात कर रहे हैं, तो 20,000 का जो एक रेट है वो कौन से में आया, इंग्लैंड। मतलब ये जो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, इंग्लैंड आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा साफ सुथरा दिमाग लगाना है। आइए एक सवाल और है हमारे पास। निम्न पाई चार्ट में एक उम्र दिया है 25 से 34 और उम्र दिया 35 से 44। व्यक्तिगत आय का अनुपात, जब भी अनुपात बोलेगा बिल्कुल कुछ भी माथा पच्ची नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, आप हाई नहीं समझो। अनुपात पूछेगा तब भाई, बाकी टाइम तो आप दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, लेकिन आप इसको अच्छे से बना सकते हैं चुटकियों में। अनुपात बोलेगा सिर्फ रेशियो का काम करेंगे। देखिएगा यहां पर 25 से 35, 25 से 35, 25 से 35 24, सर 24 लिखिएगा, खत्म मामला। अनुपात यार ठीक है। सर 35 से 44, 35 से 44 बोलोगे सर 20%, वाह जलवा है। अब अनुपात ज्ञात करो, परसेंट खत्म सर जी, 4 से कटा देंगे, 4 छक्का हो जाएगा और 4 पंचे 6:5। पहला मतलब जो ऑप्शन है वही इंतजार कर रहा था आपका, खत्म हो गया। तो इस तरीके से सवालों को हम बनाए हैं। तो जितने भी गणित के आपके सवाल हैं उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। थोड़ा वक्त लगा है, कहने का मतलब डिटेल से है। तो व्यापम में आने वाले सभी सवालों को आप इस नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि पैटर्न होता है, वर्तमान में गतिविधि को समझना है, इसलिए कड़ी मेहनत करें। और जब तक पेपर का इस चीज़ों को बार बार टॉपिक को रिवीजन ना करें, चाहे गणित हो, चाहे सामान्य अध्ययन हो, चाहे आपकी जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है, तब तक उठे नहीं, बैठे रहें और करके उठें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए सवालों के साथ मतलब मुलाकात होगी आपके साथ। शेयर जरूर करिएगा ताकि हम उन सभी बच्चों तक पहुंच पाएँ जो इन सवालों को देख के डर जाते हैं, जिनको आज आसान लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते रहेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।